अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा था कि वो होता क्या है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक लाइन है, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके जरिए हम ये बताते हैं कि अगर कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री, कोई भी सप्लायर अगर दो गुड्स प्रोड्यूस करता है, सिर्फ दो गुड्स, ठीक है, ये अजम्पशन होती है। वैसे कंट्रीज ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन हमारे पास डायग्राम एक्स एंड वाई एक्सिस पे बनती है। तो एक्स एक्सिस पे एक गुड आ जाएगा, वाई एक्सिस पे दूसरा गुड आ जाएगा, तो हम अज्यूम करते हैं दो गुड्स। तो अगर कोई भी कंट्री दो गुड प्रोड्यूस करती है तो वो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकती है और उसके कम्बिनेशन क्या होंगे, ठीक है ना। अब जाहिर बात है वो या तो पूरी पूरा का पूरा पैसा एक गुड पे लगाएगी, या फिर पूरा का पूरा पैसा दूसरे गुट पे लगाएगी, या फिर थोड़ा ए पे थोड़ा बी पे, या ज्यादातर बी पे या ए पे। इसके हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन लास्ट टाइम किए थे, ठीक है ना। एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने गो थ्रू की थी। ये हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बताता है, ये हमें स्कार्सिटी के बारे में बताता है, ये हमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के बारे में बताता है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है सुजय? सर, जिसमें हम कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं। कम से कम एक्सीलेंट जी। सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से कहते हैं कि मतलब आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाएं। इन शॉर्ट वेस्टेज नहीं हो रिसोर्सेज का, इन शॉर्ट वेस्टेज नहीं हो। जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास क्या है, पीपीसी पे, पीपीसी में तीन पॉइंट्स आपको नजर आते हैं। एक वो पॉइंट है जो ऑन पीपीसी है, पॉइंट्स ऑन पीपीसी, उसको जरा गो थ्रू करें। जितने भी पॉइंट ऑन पीपीसी हैं ये अटेनेबल है। ये क्या है? अटेनेबल। अटेनेबल से मतलब आप हासिल कर सकते हैं, आप इनको अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी रिसोर्सेज कितनी लगेंगी इनके ऊपर? 100% आपकी रिसोर्सेज इस पे लगेंगी। मतलब रिसोर्सेज में कमी बर्दाश्त नहीं हो सकती। क्या मतलब? अगर हालात ऐसे हो गए कि आपकी रिसोर्सेज कम होती हैं तो फिर वो पॉइंट भी अनअटेनेबल हो जाएंगे। जैसे कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस से क्या ख्याल है, पॉपुलेशन में कमी आएगी नहीं आएगी? सुजल, अमेरिका में 70,000 डेथ्स हुई हैं टोटल अराउंड, या ज्यादा हो गई होंगी शायद। तो 70,000 लोग मर जाएं और 70,000 में लेबर भी अच्छी खासी मर जाए, अगर लेबर भी मर जाए तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन में कमी आएगी, वर्किंग पॉपुलेशन में कमी आएगी। मेरे साथ है सुजल? जी सर। तो मैं ये जी कहना चाह सर। रहा था कि वो पॉइंट्स ऑन पीपीसी का क्या मतलब है, ये जो लाइन आपके पास आ रही है, जैसे मैंने ए पे निशान लगाया है, ये पीपीसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। और आपने अगर पिछली डायग्राम देखी हो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी, ये पॉइंट्स किस पे आ रहे हैं? पीपीसी पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे क्या है? अटेनेबल है, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज 100% लगेंगी। हम रिसोर्सेज में कमी करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। दूसरा, इन पॉइंट्स की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहां पर हम क्या है? प्रोडक्टिव एफिशिएंट है। प्रोडक्टिव एफिशिएंट है मतलब हमारे पास कोई रिसोर्स आइडल नहीं है, कोई रिसोर्स जाया नहीं हो रही। लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ये जितनी भी हमारे पास अवेलेबल है सबका सब लग रहा है, ठीक है ना। और वो भी एफिशिएंसी के साथ लग रहा है, मतलब वेस्टेज नहीं कर रहे, ठीक है, जाया नहीं कर रहे। लेबर है तो लेबर हमारा पूरा का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, वो आइडल नहीं बैठ रहा, वो बेकार नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। अगर हमारे पास मशीनरी है तो मशीनरी सारी की सारी यूज हो रही है। लैंड है, लैंड सारा का सारा यूज हो रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। ओके। तो अटेनेबल है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, और उसके अलावा क्या नाम है, जितने भी पॉइंट आपके पास पीपीसी पे आ रहे होते हैं, अगर आप किसी भी दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, लाइक अगर पॉइंट आप, ये पॉइंट कर देता हूं मैं, ई कर देता हूं, ये पॉइंट में कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, ये पॉइंट में कर देता हूँ, एफ कर देता हूँ। तो आप किसी भी पॉइंट की तरफ जाएंगे, अगर आप डी से ए की तरफ जाएंगे, ए से एफ की तरफ जाएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी,
क्योंकि रिसोर्सेज आपकी 100% यूज हो रही है। अगर पॉइंट ए है तो 100% रिसोर्स लग रही है। तो अगर आपको एफ की तरफ जाना है तो आपको क्या नाम है, कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। ए पॉइंट में जाहिर ही बात है आप दो गुड्स बना रहे होंगे, एक गुड ए बना रहे होंगे, एक गुड बी बना रहे होंगे। तो अगर आप एफ की तरफ जाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जो भी गुड आ रही है आप वो ज्यादा बना रहे हैं, तो वो ज्यादा बनाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है। ठीक है बेटा हमारे साथ। इसीलिए ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यू होती है। इसको हम कहते हैं, इसको प्यार से हम कहते हैं कनकेव टू द रीजन। पीपीसी हमेशा क्या होता है हमारे पास, ये देखिए ये डॉट है, तो अगर कोई लाइन यू है मतलब बेंटेड आउटवर्ड है तो उसको हम कहते हैं कनकेव। इस तरीके से ये डॉट है, ये सेंट्रल पॉइंट है। अगर कोई लाइन इसकी तरफ है मतलब उसका मुंह इसकी साइड है, ठीक है, लाइक मैं इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। तो इसको हम कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं कन्वेक्स। ठीक है ना। और कभी कभार ये होता है कि आपके पास पीपीसी में लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। ठीक है, तो ये ऊपर की जो लाइन है ये ना कन्वेक्स है ना ये स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे कनकेव है। तो ये आपने घर जाके गो थ्रू करना पड़ेगा कि ये लाइन कनकेव क्यों होती है। ठीक है ना, ये आपने इसको अलग से जाके पढ़ना पड़ेगा, व्हाई पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे होते हैं। एक पॉइंट्स वो होते हैं जो पीपीसी पे होते हैं, लाइक ई डी ए एंड एफ। ये अटेनेबल होते हैं, इस पे हमारी सारी रिसोर्सेज लग रही होती हैं और इस पे हम प्रोडक्टिवली एफिशिएंट होते हैं। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, जो कि अंदर की तरफ है, लाइक बी। ये पॉइंट बिलो पीपीसी है, इनको हम कहेंगे पॉइंट बिलो पीपीसी। पॉइंट बिलो पीपीसी ये भी अटेनेबल है, यस सर। हालात की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप रिसोर्सेज कम लगाएं, बहुत सारे रिसोर्सेज बेकार पड़ी हों। लाइक लास्ट ईयर, लास्ट मंथ पाकिस्तान में एक कार भी नहीं बिकी, एक कार भी नहीं बिकी। तो क्या ख्याल है, कारें नहीं थी हमारे पास? कारें तो बहुत सारी थी। ठीक है ना। हमारे पास जो प्रोडक्शन है बहुत कम हो गई, अगर आपको पता हो। मतलब यानी पहले बिजनेस एक्टिविटीज बहुत होती थी, कपड़े बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, उसके अलावा क्या नाम है अपना, कारें बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, अब उसके अलावा बाइक्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, इंपोर्ट अच्छी खासी हो रही थी। अब ये देखें 3 महीने से, अगर आप देखें मार्च हो गया, अप्रैल हो गया और ये मई का महीना चल रहा है, 3 महीने से अराउंड बहुत कमी आ गई है। तो क्या ख्याल है, क्या हमारे पास रिसोर्स कम है? रिसोर्सेज तो है लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, पीपीसी से बिलो ऑपरेट कर रहे हैं, पीपीसी से बिलो ऑपरेट कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? अच्छा, ये एफिशिएंट होगा इनएफिशिएंट होगा? तो पीपीसी पे जो ऑपरेट करता है ना, लाइक ई डी ए एन एफ, इस पे अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। आप इसके बिलो अगर ऑपरेट करते हैं तो आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, ये हमें इनएफिशिएंसी शो करता है, हम रिसोर्सेज को सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे क्या रीजन होगा? हम रिसोर्सेज को पूरा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन होगा रेसेशन, इसके पीछे रीजन होगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, रेसेशन क्या होता है इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। इन शॉर्ट रेसेशन का बता दूं कि जैसे आप लोग कोई चीज सेल, आपकी जो आउटपुट होता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है ना, हमारा जो आउटपुट होता है, हम जितनी भी गुड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या जितनी भी गुड सेल्स कर रहे होते हैं उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। सो किसी भी बिजनेस की सेल को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो पूरे मुल्क की जो सेल होगी उसको हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। इसी तरीके से किसी फर्म ने कितना प्रोड्यूस किया उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो पूरे जो मुल्क का जो आउटपुट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो अगर हमारा जीडीपी कम हो रहा हो, अगर हमारे पूरे मुल्क का आउटपुट क्या हो रहा हो, कम हो रहा हो, अगर हमारे पूरे मुल्क में सेल्स क्या है, कम हो रही हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेसेशन है। बाकी जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल बताऊंगा रेसेशन क्या होता है। तो किसी भी मुल्क का आउटपुट कम होना, किसी भी मुल्क की जो सेल्स है वो कम होना पूरे साल के अंदर, ठीक है, वो हम कह सकते हैं कि फिर ये रेसेशन है। यहां तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। जी। सो अगर हमारा जीडीपी कम जी हो रहा सर। है, ठीक है, जीडीपी हमारा कम हो रहा है, अब ये एक डिटेल टॉपिक है। तो अगर हमारा 6 महीने तक, 6 महीने तक हमारा जीडीपी कम हो रहा हो, हमारे मुल्क का आउटपुट कम हो रहा हो, लाइक अभी आपको पता होगा मार्च में इतने खास प्रोडक्शन नहीं हुई,
सेल भी नहीं हुई, फिर उसके बाद आपका जो है अप्रैल में भी नहीं हुई, फिर मई में भी नहीं हुई। 6 महीने तक लगेगा ये हालात को बेहतर होने में। 6 महीने तक, अगर कोरोना वायरस खत्म भी हो जाए तब भी 6 महीने तक चीजें, क्योंकि टूरिज्म अभी नहीं हो रही, होटल वगैरह बंद हैं, एयरलाइन हमारी बंद है, तो 6 महीने तक कम से कम लगेंगे। तो 6 महीने तक अगर हमारा आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा रेसेशन। रेसेशन में क्या होता है कि हम पीपीसी से फिर बिलो ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम अंदर की तरफ ऑपरेट कर रहे होते हैं, लाइक पॉइंट बी। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं हमारे पास और कौन से पॉइंट है, और पॉइंट हमारे पास पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी। तो पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी हमारे पास है सी, ये बाहर की तरफ होते हैं, ये आपकी लिमिट है, ये हमारी टोटल लिमिट है। ठीक है, तो ये आपके लिमिट से ज्यादा है, आपके लेवल से ज्यादा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, अगर हम बी से ए की तरफ आते हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं, यस सर आ सकते हैं। ठीक है, कैसे आ सकते हैं, अगर रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अगर हम बी से ए की तरफ आते हैं तो इसका मतलब क्या, हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं, और इस इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्यार से कहते हैं एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, जीडीपी का बढ़ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, पूरे मुल्क का आउटपुट बढ़ना, पूरे मुल्क की सेल्स बढ़ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये फिर भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक होता है एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ, एक होता है पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपका एक लेवल है, सुजल जो है वो ए वाला बच्चा है, वैसे तो ए स्टार वाला है लेकिन एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, सुजल ए वाला बच्चा है, अभी बेचारा सी ले रहा है, डी ले रहा है, अल्लाह ना करे। तो अगर ये ए ले सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ ये क्या करे, ये एब्सोल्युटली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सुजल ए वाला बच्चा है, सुजल को ए स्टार लेना चाहिए, तो इसने ए स्टार ले लिया, तो मैं कहूंगा इसने पोटेंशियली परफॉर्म किया। सो एक लेवल वो होता है जो आप अचीव कर सकते हैं, एक लेवल वो होता है जो आप अचीव कर सकते हैं। तो हम क्या नाम है, डी पे जा सकते हैं, हम लोग ए पे जा सकते हैं। तो अगर हम बी से ए की तरफ जाते हैं या बी से डी की तरफ जाते हैं, तो मैं बोलूंगा कंट्री क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहा है, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रहा है। इसी तरीके से सी जो है, सी वाला पॉइंट है, इस पर आते हैं। सी वाला पॉइंट हमारी उससे बाहर है, हम ये अचीव नहीं कर सकते। क्यों अचीव नहीं कर सकते, क्या वजूहत है इसके पीछे, ये अनअटेनेबल है। ये क्या है, ये अनअटेनेबल है। क्यों सुजल, क्या वजह हो सकती है? सर हमारे रिसोर्सेज नहीं है, स्कार्स रिसोर्सेज। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। अच्छा, ये एक चीज मैं बता दूं, ये अनअटेनेबल शॉर्ट टर्म में, अनअटेनेबल शॉर्ट टर्म में मतलब आप इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको टाइम लगेगा, आप अचीव कर सकते हैं लेकिन आपको टाइम लगेगा। ये नहीं कि एक दिन के अंदर, एक साल के अंदर आप इसको अचीव कर लें, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एडवांस काम करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में अचीव हो सकता है, शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकता है। ठीक है, तो हमारी रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, जैसे मैंने ये देखें पूरा हाईलाइट किया है आपको येलो कलर से, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपकी रिसोर्सेज यहाँ तक है, इससे बाहर नहीं जा सकते आप। ठीक है, आपने इसको अचीव करना है तो फिर थोड़ा आपको अपनी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में अचीव नहीं कर सकते, इसको हम लॉन्ग टर्म में अचीव कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस अचीव कर लेता है, ए से सी की तरफ चला जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई बिजनेस ए से सी की तरफ चला जाता है, या डी से सी की तरफ चला जाता है, या एफ से सी की तरफ चला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो पोटेंशियली, ये कहलाएगा पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कहलाएगा पोटेंशियल, इसको हम कहेंगे पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दूसरी बात, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं? यस सर, अचीव कर सकते हैं। अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले बताया हमारी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज बढ़ानी पड़ेंगी। तो अगर इसको अचीव करना है, अगर इसको अचीव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें क्या करनी पड़ेंगी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज टू बी इम्प्रूव्ड
इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। यहां तक मेरे साथ हैं? जी सर। जी। जी अच्छा, सर। पेपर में जो सवाल आते हैं ज्यादातर वही आता है, वो ये देखें, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने बी पॉइंट बताया था। तो पेपर में से कई बार पूछा है एमसीक्यू में कि एक बिजनेस जो है या फिर एक कंट्री जो है बी पॉइंट के ऊपर है, एक बिजनेस या एक कंट्री बी पॉइंट के ऊपर है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? ठीक है ना, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? या तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, या रिसेशन होगी, या फिर बैड वेदर होगा। बैड वेदर होगा, लाइक एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होता है, कभी कभार मौसम खराब होता है, कभी कभार बारिशें नहीं होती हमारे पास, उसकी वजह से क्या होता है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम क्या नाम है, आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, लाइक इस साल जो हमारे पास ग्रास होपर का अटैक बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, फिर बारिशें भी कम होती हैं, फिर कुछ और मसाइल भी हो जाते हैं, लाइक फर्टिलाइजर की कमी हो गई, या जमीन के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम बनती है। तो अगर आपका सवाल आ जाए कि बी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके क्या रीजन हो सकते हैं, तो रेसेशन आ सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, एग्रीकल्चर गुड्स बना रहे हैं तो उसका रीजन बैड वेदर भी हो सकता है। जब तक बात समझ में आ गई? सुजल, जी जी आप सर। सर। लोगों को यहाँ तक, अब आगे चलते हैं, जी अब जी आखिरी सर। टॉपिक, अब आखिरी टॉपिक हमारे पास, आखिरी टॉपिक ये है, ये पीपीसी है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये पीपीसी है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि हम क्या नाम है, अपने लेवल से ज्यादा परफॉर्म करें, मतलब हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए, हमारा पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट हो जाए। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट। और कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आप अंदर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इनवर्ड शिफ्ट, ठीक है। आउटवर्ड शिफ्ट क्या होता है कि ओवरऑल रिसोर्सेज बढ़ जाना, ओवरऑल आपकी जो एबिलिटी है उसमें इजाफा हो जाना। लाइक पीछे मैंने बात की थी कि एक पॉइंट सी है जो हमारी उससे बाहर है, हमारे लिमिट से बाहर है, क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, जब आपकी पीपीसी में शिफ्ट आए, और वो भी बाहर की तरफ आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आउटवर्ड शिफ्ट। आउटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, ओवरऑल आपकी सलाहियत बढ़ जाती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इनवर्ड शिफ्ट क्या है, ओवरऑल आपकी कैपेसिटी कम हो जाती है। आप पहले बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते थे, अब हालात ऐसे हो गए आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आप चाहे भी तो नहीं कर सकते, तो इस पे आएंगे भी। तो एक होता है आउटवर्ड शिफ्ट, यानी कैपेसिटी का बढ़ जाना, और एक होता है हमारे पास इनवर्ड शिफ्ट, कैपेसिटी का कम हो जाना। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे हमारे पास एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, वो है हमारे पास क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपकी रिसोर्सेस की क्वालिटी बढ़ेगी, अगर आपकी रिसोर्सेस की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, आपके पास या तो आउटवर्ड, अगर बढ़ेगी तो आउटवर्ड शिफ्ट आएगा, कम होगी तो इनवर्ड शिफ्ट आएगा। रिसोर्स का यहाँ मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड आपका क्या आ गया, आपका एंटरप्राइज आ गया, ये मतलब है। ये जो चार चीजें हैं, अगर इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, उसमें अगर चेंज आता है और वो इंक्रीज होती है तो उससे आउटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर वो डिक्रीज होती है तो उससे क्या होगा, इनवर्ड शिफ्ट होगा। तो वो सारे तरीके जिसके जरिए हमारे पास क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज में हम बेहतरी लाते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, उसके लिए जाहिर बात है कुछ करना पड़ेगा। अगर आप अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है उसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ऐसी पॉलिसी को हम प्यार से क्या कहते हैं, सप्लाई साइड पॉलिसीज। ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, सप्लाई साइड पॉलिसीज क्या होता है। सप्लाई साइड वो पॉलिसीज, वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट परसू कर रही होती है, जिसके जरिए क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ रही होती है। इससे क्या होगा, इससे आपके पास क्या नाम है, आउटपुट शिफ्ट आएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगी?
क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज कैसे बढ़ेंगी, इस पर जरा आ जाते हैं। पहले हम इंक्रीज की तरफ आते हैं। सबसे पहले आते हैं लैंड की तरफ। सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो मेन रिसोर्स है वो है लैंड। लैंड का मतलब आपको सबको पता है, लैंड का मतलब हमारे पास होता है नेचुरल रिसोर्स है। इसमें प्योर लैंड भी आ जाता है, इसमें पौधे भी आ जाते हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, इसमें क्रॉप्स भी आ जाती हैं। हर वो चीज जो जमीन के अंदर है लाइक मिनरल्स, और हर वो चीज जो जमीन के ऊपर है या जमीन में पाई जाती है लाइक रिवर्स, पानी वगैरह, ये सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो लैंड की क्वांटिटी के ऊपर सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं लैंड की क्वालिटी के ऊपर। अच्छा जी, लैंड की क्वांटिटी बढ़ सकती है सुजल? यस सर, कैसे? फर्टिलाइजर यूज करके क्या चीज? या फिर फर्टिलाइजर, केमिकल। अच्छा, केमिकल यूज करके सर लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ हाँ, लैंड की फर्टिलिटी ये इससे क्वालिटी में फर्क आएगा। ठीक है, क्वांटिटी में फर्क आ सकता है। आप इसको कह रहे हैं फर्टिलिटी रेट्स। सर डिस्कवरी ऑफ मिनरल। बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैं लिख देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में ऑयल है, यस सर है, लेकिन सीन पता है क्या हो रहा है? हमारे पाकिस्तान में सीन ये हो रहा है कि हमारे पास मशीनरी नहीं है इस तरह की कि हम उसको प्रॉपर डिस्कवर कर सकें। जिस तरह हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर है एक्सन मोबिल सॉरी, वो इस ऑयल के एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है, उसके पास अथॉरिटी है, तो उनके पास हर तरह की मशीनरी मौजूद है, उनको हर जगह पता लग जाता है कि ऑयल कहाँ का है। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारा ऑयल है, लेकिन सीन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। हमारे पाकिस्तान में गोल्ड है बलूचिस्तान के अंदर, कॉपर है, लेकिन अगेन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि उसको हम निकाल सकें या उसको पूरा अलग कर सकें। हमारे पाकिस्तान में सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट सुनी होगी आपने, पिंक सॉल्ट। हमारे पाकिस्तान में पिंक सॉल्ट है माशाल्लाह से। पिंक सॉल्ट के बारे में मैंने सुना है कि इंग्लैंड में 4 पाउंड रुपए की, 4 पाउंड की बिकती है एक छोटी सी बोतल पिंक सॉल्ट की। और हम जो है क्या नाम है, हमारे पास है, इंडिया के पास भी है। इंडिया जो है क्या हम इंडिया जो है, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है उसको, और हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। सो हमारे पास बहुत सारी मतलब मिनरल्स हैं, लेकिन सीन क्या हो रहा है, हम उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। तो अगर हम डिस्कवर कर लें तो वो भी हमारे पास क्या नाम है अवेलेबल हो जाएंगे, उसके जरिए हमारा पीपीसी आगे की तरफ आ सकता है। दूसरा सुजल ने बताया कि जैसे हमारे पास क्या होता है, जमीन बंजर हो जाती है, आपको पता होगा, उसको हम कहते हैं वाटर लॉग लैंड्स, वाटर लॉग लैंड्स। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। उन तरीकों को हम प्यार से कहते हैं रिक्लेमेशन ऑफ लैंड। तो अगर आप रिक्लेमेशन ऑफ लैंड करते हैं, लैंड पे जाके कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको जाके प्रॉपर तरीके से फिल करते हैं, पानी वगैरह का उसमें इजाफा कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो लैंड जो है वो कास्ट के काबिल हो जाएगी। पाकिस्तान में 38% जमीन जो है वो बंजर है, 38%। और 15% जमीन ऐसी है, हमारे 14% जमीन ऐसी है जिसमें सलाइन बहुत है, तो उस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो पूरे पाकिस्तान में 45% जमीन ऐसी है जो कास्ट के काबिल है, जिसपे आप कोई एग्रीकल्चर क्रॉप वगैरह जो है वो क्या नाम है वो प्लव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 55% अराउंड जमीन ऐसी है जिसपे हमारे पास कास्ट नहीं हो पा रही, जिसपे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रही। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए फिर डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके जरिए आप उसको कास्ट के काबिल बना सकते हैं। तो रिक्लेमेशन ऑफ लैंड से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके पास बढ़ जाएगी, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सर क्वालिटी के ऊपर आते हैं, लैंड की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं? एरीगेशन, प्रॉपर एरीगेशन सिस्टम, इससे क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। हमारे पाकिस्तान में फसलों को जो पानी दिया जाता है ना, पानी वो ट्यूबवेल का दिया जाता है। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जमीन पे ट्यूबवेल लगाते हैं एंड ट्यूबवेल का पानी जो है वो उससे जमीनों को पानी दिया जाता है। हालांकि बेहतर क्या है कि आप दरिया का पानी दें। आप क्या करें, दरिया का पानी दें। अगर आप दरिया का पानी देंगे, दरिया के पानी से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा बेहतर होता है। उसके अंदर जो सलाइन होता है या उसके अंदर जो क्या नाम है एक पीएच होता है उसका, जो वो ज्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू ट्यूबवेल।
ट्यूबवेल का जो पानी होता है वो उल्टा क्या करता है, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाती उससे, और ना ही वो क्वालिटी वाली होती है। तो अगर आप प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम बनाए, नहरी सिस्टम अपना अच्छा बनाए, उसके अलावा पानी के जो आम दुरफ्त के लायक, हमारे पास पानी बहुत कम है, रीजन क्या, डैम नहीं है। अभी हमारे पास द्यामर भाषा डैम बन रहा है, वो इंशाल्लाह 8 साल में 10 साल में तैयार हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, इस पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास बिजली भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, एंड उसके अलावा जो है हमारे पास क्या नाम है, अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगी। और क्या हो सकता है, फर्टिलिटी रेट्स इंप्रूव कर लें, जैसे सुजल ने कहा। सर ये कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं, अच्छा बीज इस्तेमाल करें, आजकल बहुत सारे ऐसे बीज आ रहे हैं जो माइक्रोनाइज्ड हैं, जिस पर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और उसके अलावा क्या नाम है, अच्छे फर्टिलाइजर यूज करें, अच्छी मशीनरी यूज करें, इससे क्या हो सर जाएगा, इससे स्किल्ड लेबर यूज करें, शाबाश जी, स्किल्ड लेबर यूज करें, इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास लैंड के बारे में हो गया। तो लैंड की क्वालिटी कम हो सकती है, यस, और लैंड की क्वालिटी एंड क्वांटिटी कम हो सकती है, यस सर कम हो सकती है। ठीक है, कम कैसे हो सकती है, फ्लड की वजह से, मेजर फ्लड बेटा, छोटे मोटे नहीं, मेजर फ्लड, जैसे सुनामी आपने सुना होगा। ठीक है, एक तो छोटे मोटे फ्लड आते रहते हैं, वो मेजर फ्लड मतलब जो ठीक ठाक आपकी डिस्ट्रॉय कर दे, मतलब ठीक ठाक आपको नुकसान पहुंचा दे। इस तरीके से अर्थक्वेक जो ठीक ठाक आपको नुकसान पहुंचा दे, जैसे सुनामी हमारे पास है, तो सुनामी आपने सुना होगा, उसने ठीक ठाक यानी डिस्ट्रॉय किया लैंड को, काफी सारी प्रॉपर्टीज को उसने डिस्ट्रॉय किया, काफी सारी उसने एग्रीकल्चर को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। तो फ्लड एंड अर्थक्वेक की वजह से ऐसा हो सकता है कि जमीन की साख्त में चेंज आ जाए और आपकी ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो लैंड में इससे कमी आ सकती है। दूसरा, वाटर लॉग लैंड्स, जैसे रिक्लेमेशन है ना, रिक्लेमेशन का उलट होता है वाटर लॉगिंग, यानी जमीन का बंजर हो जाना, जमीन में से पानी खत्म हो जाना, जमीन की जो साख्त उसमें चेंज आ जाना, कि आप उस पर कोई फसल ही नहीं उगा सके। यहाँ तक मेरे साथ है बेटा? जी सर। अब आते हैं लेबर की तरफ आते हैं। सर जी सर। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है? डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हमारे पास क्या नाम है, वो जो लैंड में इरोजन काज होती है, एंड इरोजन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन से बारिशें भी कम होती हैं, ये भी एक नुकसान है। फिर हमारे पास समटाइम कहते हैं कि फॉरेस्ट होने चाहिए, ये पानी वगैरह को संभाल के रखते हैं। अब इसका मुझे पूरा पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं साइंस मैंने इतनी अच्छी नहीं पढ़ी हुई, सो आई विल गो थ्रू इट एंड देन आई विल टेल यू कि डिफॉरेस्टेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन मैंने सुना है बकायदा, हमारे गांव में लोग क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं इसमें से दरख्त काट के ले जाते हैं, देन सेल आउट करते हैं। तो उससे एक बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है, उससे एक नुकसान ये हो गया कि पानी कम हो गया, हमारे गांव की तरफ जो है पानी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब लोग जो है पहले पानी वगैरह बहुत होता था माशाल्लाह से, तो फसलें बहुत होती थी, लेकिन इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी कम हो गया, ऊपर से बारिशें भी नहीं हो रही। कुछ लोगों ने यही बताया कि बारिशें होती थी उससे मतलब अच्छा खासा काम हो जाता था, लेकिन अब बारिशें भी नहीं हो रही। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इसके बारे में आता है कि एनवायरनमेंट को प्लेजेंट रखते हैं, और एक एक प्रोसेस चलता रहता है एक ऑक्सीजन वगैरह का, जिसकी वजह से बारिशें भी होती रहती है। तो ये आप कह सकते हैं कि इससे इरोजन काज होती है, जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं। अब आते हैं लेबर की तरफ, अगला टॉपिक हमारे पास लेबर। यहाँ लेबर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लें। ये मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ। हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, जो बिलो 16 हो, ठीक है, बिलो 16 हो या अबव 65। ये हर 65 हो। क्या मतलब है, मतलब ये लोग जो है काम नहीं कर सकते, लाइक 16 से कम का मतलब है कि 15 साल का बच्चा हो गया, 14 साल का हो गया, 13 साल का हो गया। रीजन क्या है कि ये स्कूल एज होती है, और अगर आप 15 साल के बच्चे से काम करवाते हैं या 14 साल के बच्चे से काम करवाते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर कहलाता है। और बहुत सारी कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में चाइल्ड लेबर मना किया जाता है,
मतलब अगर कोई कंपनी चाइल्ड लेबर यूज भी कर रही है तो उस पर फिर पेनल्टी लगती है, फाइन लगती है। हमारे पंजाब में हो रहा है, पंजाब में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, 14 साल के, 12 साल के, भट्टियों के ऊपर काम करते हैं, ईंटों की भट्टियों पे। कसूर में मैंने देखा है खुद, वहां तो 7 साल का बच्चा भी काम कर रहा होता है। सो अभी रिसेंटली यूरोप ने क्या किया, हमारी एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी थी। हमारी बहुत सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूरोप जाती है, उसने मना कर दिया था। उसने कहा था पंजाब के अंदर आप ये बंद करवाएं चाइल्ड लेबर पे। फिर गवर्नमेंट ने स्टेप लिए एंड उस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन फिर भी हो रहा है। सो पाकिस्तान को अगर इग्नोर कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कानून बनाया जाता है, कागज की हद तक बनाया जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरी कंट्रीज में आप चले जाएं, यूरोप चले जाएं या फिर इंग्लैंड चले जाएं, वहां पर मना किया जाता है बच्चों से काम करवाने को। उनके लिए जर्मनी में तो कंपलसरी है स्कूल भेजना, लाजमी। ठीक है, तो ये स्कूल एज होती है, इसीलिए इसमें बच्चे को काम करना अलाउड नहीं होता। गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी उसका सारा खर्चा जो। अच्छा, दूसरा हमारे पास है बिलो 65। बिलो 65 ये एज ऐसी होती है इंसान रिटायर्ड हो जाता है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी मेमोरी वक्त के साथ आप लोग देखेंगे आपको भूलने की आदत हो जाएगी। इंसान 40 साल का हो जाता है, लोगों के नाम भूलना शुरू हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक बंदा है, जिक्र हुआ तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बहुत सारी बातें भूल जाता है, अपना घर का रास्ता भी भूल जाता है, किसी और के घर भी चला जाता है। एक दिन बेचारे ने बाइक पे जा रहे थे, अपनी वाइफ को पीछे बिठाया एंड रवाना हो गए, अपने किसी दोस्त के पास जाना था, दावत की। दोस्त के घर पहुंचे तो पता चला पीछे बाइक पे वाइफ ही नहीं है। और पूरे रास्ते बातें भी करते रहे उनके साथ में। अब रश होता है, इंसान को पता ही लगता। वो सीन ये हुआ कि वो अपने घर पे उसको छोड़ के आ गए थे। तो 65 के बाद क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बंदे की जो विलिंग होती है ना, विलिंग वो कम हो जाती है काम करने की, वो उसके अंदर विगर कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डिपेंडेंट। तो गवर्नमेंट इनको पेंशन दे रही होती है, इनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सॉरी बेनिफिट्स दे रही होती है, ओल्ड एज में रखी है इनको। अगर आपको पता हो, फॉरेन कंट्रीज में ओल्ड एज हाउसेज होते हैं, वहां इनको रखा जाता है। तो ये डिपेंडेंट कहलाता है। और एक हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है हमारे पास वर्किंग एज ग्रुप। वर्किंग एज ग्रुप, वर्किंग एज ग्रुप में कौन से लोग आते हैं, जो 16 से लेके 65 तक हो, 16 से लेके 65 तक हो। ठीक है, अच्छा 65 जो होती है रिटायरमेंट एज कहलाती है, ये वेरी क्रिटिकल। और 16 जो होती है वो स्कूल लिविंग एज कहलाती है। अब इसमें भी इश्यू है, इसमें सारे लोग नहीं आएंगे, इसमें आप वो लोग हटा दें जो जॉब नहीं करते। लाइक हमारे पास कौन जॉब नहीं करता 16 से लेके 65 तक, जो हाउस वाइफ होती है। सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लाइक आप लोग ए लेवल्स करने चले जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गए। और हमारे पास आ सकता है इसके अंदर जो है डिसेबल लोग हो गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी वजह से वो जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। कुछ लोग जो होते हैं फिर ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या नाम है स्कूल एज के बाद क्या नाम है आगे पढ़ाई के लिए, फर्दर ट्रेनिंग वगैरह के लिए चले जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये लोग जो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ये लोग जॉब नहीं कर सकते, हाउस वाइफ है वो, उसका काम जो है घर संभालना हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो ये आगे पढ़ने चले जाएंगे। अब इसमें कोई अगर जॉब करता है पार्ट टाइम वगैरह तो हो सकता है। डिसेबल लोग जो है फिर वो बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं, फिर गवर्नमेंट को पैसे दे रही होती है। इनके अलावा बाकी सारे लोग जो है वो कहलाएंगे हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन। इसके अलावा जो बाकी जितने भी हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। वो असल है हमारे लिए। तो जब हम लेबर की बात करते हैं ना, और हम कहते हैं हमारा पीवीसी बढ़े, तो हम इस पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, इसकी बात कर रहे होते हैं। ये बढ़ेगी तो काम बनेगा। इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें हर वो बंदा आता है जो एम्प्लॉयड है, मतलब बकायदा जॉब कर रहा है, और अनएम्प्लॉयड बंदा भी इसके अंदर आएगा वर्किंग एज के अंदर। तो वर्किंग पॉपुलेशन में हमारे पास कौन से लोग आते हैं, हर वो बंदा जो एम्प्लॉयड है वो भी आएगा, मतलब जो बकायदा जॉब कर रहा है, और हर वो बंदा जो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उसको आगे जॉब मिल सकती है, वो काम करना चाहता है, उसमें एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, लेकिन बेचारे को जॉब मिल नहीं रही, इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। जैसी मिलेगी तो ये भी एम्प्लॉयड में आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास किस में आते हैं, ये आते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। अगर लेबर को बढ़ाना है तो आपने इसको बढ़ाना होगा, ये चीज बढ़ानी होगी। ठीक है,
अब आप लोग मुझे बताइएगा, अगर मैं वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर हम इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? इंक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन क्या करना चाहिए बेटा? सर रिटायरमेंट की एज को बढ़ा देना चाहिए। जी एक्सीलेंट, रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दें, शाबाश, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। एक्सीलेंट। और सर दूसरा, वुमेन मतलब पार्ट लें जॉब्स में। हाँ वुमेन जैसे हाउस वाइफ है, उनको इंकरेज किया जाए। हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे कि टैक्स वगैरह जो है कम कर दिया है। लाइक पहले ये होता था कि सॉरी, पहले ये होता था कि हमारे पास, अब तो नहीं, पहले होता था, पहले पाकिस्तान में ये होता था कि हमारे पास जो वुमेन होते थे उनके लिए टैक्स रेट अलग होते थे और मेन के अलग होते थे, और कहा यह जाता था कि वुमेन काम नहीं करती। तो एक बार एक मीटिंग थी, उसमें एक बंदे ने बोल दिया, बोला सर आप वुमेन को काम पे लाना चाह रहे हैं, मर्दों को तो रोजगार मिल नहीं रहा, मर्द ऑलरेडी बेरोजगार है, अब आप उनको और बेरोजगार कर रहे हैं। सो आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो हाउस वाइफ्स हैं वो ज्यादातर जो है काम नहीं करती, तो उनकी वुमेन पार्टिसिपेशन क्या कर देना, बढ़ा देना। बिल्कुल सही फरमाया। इस तरीके से स्कूल लिविंग एज है, ठीक है, स्कूल लिविंग एज को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, जो हमारे पास पीछे आ रही थी 16 आ रही थी। हमारे पाकिस्तान में एक चेंज आया था अराउंड, मेरे ख्याल से 6 साल पहले आया था एक चेंज, जो मुझे याद है। हमारे पाकिस्तान में उम्मन ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी में जाता है वो भी जॉब नहीं कर सकता ना। तो पहले बैचलर डिग्री 2 साल की होती थी, पहले बैचलर डिग्री 2 साल की होती थी। लाइक एग्जाम्पल समझाता हूँ, 15 साल, 15 साल के अंदर बल्कि 16 कर देता हूँ, 16 साल में बच्चा कर देता है मैट्रिक, फिर कॉलेज भागता है, 18 साल में उसका कॉलेज हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी भागता है, तो 20 साल की उम्र में उसका बैचलर हो जाता है। ठीक है, अब ये किस में आ जाएगा, अब ये जॉब कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पाकिस्तान में क्या हुआ था, बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी, इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, गवर्नमेंट ने कहा यार ये जो बंदा 20 साल का है, ये जब जॉब पे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब ऑलरेडी हमारे पास बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया कि बैचलर जो पहले हमारे पास होता था 2 साल का, 2 इयर्स का, उसको हटा के 4 साल का कर दिया। अब उसको नाम देते हैं BS नाम देते हैं। ठीक है, तो ये एक चेंज किया। इससे क्या हुआ, 18 जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, पहले 20 साल तक रहते थे यूनिवर्सिटी में, अब अब 22 में जाके 22 साल के होते तब जाके फारिग होते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप लेती है। अगर स्कूल लिविंग एज में मसला नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप यहाँ कंट्रोल कर लें, इधर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं सर, और क्या कर सकते हैं? अगर हमने इमिग्रेशन बढ़ा दें, सॉरी, एक होता है इमिग्रेशन आई वाला और एक होता है इमिग्रेशन ई वाला, दो होते हैं हमारे पास। एक ई वाला होता है, ई का मतलब होता है मुल्क छोड़ के जाना, जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं, ये ई वाला होगा, मतलब एग्जिट। और एक होता है मुल्क के अंदर आना, बाहर से कोई बंदा आता है, ठीक है ना, ये इसको हम इन कह सकते हैं, इसके लिए मैं इन का वर्ड यूज कर लेता हूँ। तो पाकिस्तान में इमिग्रेशन तो वैसे ही बहुत कम है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, यूएई के अंदर और इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड में ऑन एवरेज हर साल 2 लाख बंदा आता है, हर साल 2 लाख बंदा आता है, हर साल। अब इसमें कहते हैं हमारे पास, अब मेरा एक सवाल है, क्या ख्याल है, जब इमिग्रेशन होगी तो बढ़ेगी पॉपुलेशन? यस सर बढ़ेगी, लेकिन हमारा मसला है वर्किंग पॉपुलेशन के साथ। किसके साथ? वर्किंग पॉपुलेशन के साथ, मतलब वो लोग जो काम करने वाले हैं वो आए हमारे पास। बूढ़ा बंदा आएगा या बच्चा आएगा या पढ़ने पढ़ने के लिए कोई बंदा है, लाइक यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड में बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो नहीं आएंगे वर्किंग पॉपुलेशन। लेकिन यूएई को अगर आपको पता हो, हमारे पास दुबई हो गया या फिर सऊदी अरब हो गया, यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो लेबर के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या होगा, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ेगी। इमिग्रेशन ऑफ लेबर, इमिग्रेशन ऑफ लेबर फोर्स, वो इसके अंदर आना चाहिए। यहाँ तक सही है बेटा? अब आते हैं जी क्वालिटी सर। के ऊपर। जी, लेबर की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है? ये तो क्वांटिटी होगी ना, लेबर की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये तो क्वांटिटी हो गया। लेबर की क्वालिटी का मतलब होता है उसकी प्रोडक्टिविटी। क्या? प्रोडक्टिविटी। सुजल, प्रोडक्टिविटी के बारे में बता सकते हो क्या, किसे कहते हैं?
सर जिसमें वो उतने ही घंटों में ज्यादा चीजें आउटपुट प्रोड्यूस करे। जी जी बिल्कुल सही फरमाया। मतलब जैसे तो अगर मैं कोई लेबर से, हाँ बताएं बताएं। सर मैं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग दे दें, स्किल्स में इजाफा कर दें। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आउटपुट, हम जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मतलब बदले में हमारा कितना इनपुट लगा है। लाइक पहले अगर हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और सिर्फ 10 लेबर थे तो हमारी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी 100। एक लेबर 100 यूनिट बना के दे रहा है, एक लेबर 100 बना के दे रहा है। लेकिन हमने लेबर को ट्रेन कर दिया, यही 10 बंदे थे, इनको हमने ट्रेन कर दिया। अब क्या हो रहा है, आउटपुट 2000 प्रोड्यूस हो रहा है, बंदे वही 10 है, लेकिन उनको हमने ट्रेन कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो अब हमारे पास लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 200 होगी। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, एबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। तो ये कैसे आ सकता है, इसमें तो आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं कि सर हम जो है एजुकेशन दे दें। लाइक अगर आपको अमेरिका का बताओ, अमेरिका में वोकेशनल स्किल्स लाजमी है, मतलब ये जो छोटे कारपेंटर हो गया आपके पास, प्लम्बर हो गया, बिजली का काम हो गया, ये लाजमी होते हैं। तो आपको, और उसके लिए सर्टिफिकेट्स लेना लाजमी होता है। हमारे पाकिस्तान में तो हर बंदा खड़ा हो जाता है कि यार मुझे बिजली का काम आता है, मुझे जो है क्या नाम मशीन का काम आता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, वेज रेट हो गया, गवर्नमेंट वेज रेट बढ़ाते हैं, मिनिमम वेज हो गई वो बढ़ाते हैं, सब फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स बढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आए। हमारे पास लेबर बहुत सारे काम ऐसे कर रही होती है, मतलब लेबर बार बार एक काम जब करता है ना, बंदा बोर हो जाता है। आपको पता है दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब कौन सी है, सबसे डेंजरस जॉब? क्लू बताया, मैं लिख कर देने को तैयार हूं, आप नहीं बता सकते। दुनिया की नहीं, सबसे, नहीं मालूम। नहीं सोचो तो सही। सर गूगल करें। पहले गूगल कर लो, नहीं कर सकते बता रहा हूं। चलो सुजन, सर मुझे कोई गूगल 5 बता रहा बताओ। है कि फिशिंग वर्कर्स की ना मोस्ट डेंजरस जॉब होती है। अच्छा ठीक। मेरा मेरा जो सवाल है वो बेसिकली प्रोडक्टिविटी के मुकाबले में, मतलब यानी यानी एक बंदा जो है फिर एक लेवल के बाद उसका दिल नहीं करता काम करने को। लाइक मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, चलो एक बात आ रही तो बता देता हूँ। आपने हॉर्स रेसिंग कभी जिंदगी में देखी है? हॉर्स रेसिंग, घुड़सवारी जी सर। देखिए। देखी होगी, ठीक है ना। मैंने तो मूवीज में देखी, रियल लाइफ में नहीं देखी। तो कल मुझे एक अजीब बात पता चली कि जो जो लोग घोड़े दौड़ाते हैं, मतलब जो इसमें जो मालिक होते हैं घोड़े के, वो हर 5 साल के बाद घोड़ा चेंज कर देते हैं। हर 5 साल के बाद जो है हॉर्स चेंज कर देते हैं, भले कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उसको चेंज कर देते हैं। और उसका रीजन वो ये बताते हैं कि जब हम हॉर्स को खरीदते हैं, अब वो ज़ाहिर है बिल्कुल नया नया है, उसको उसको हम ट्रेन करते हैं ताकि जो जॉकी है, उसको चलाने वाला जो उसको अच्छी तरीके से चला सके। तो बोलते हैं घोड़े के अंदर 5 साल तक विलिंग रहती है आगे बढ़ने की, विलिंग रहती है कामयाब होने की। 5 साल तक हर घोड़े के अंदर, 5 साल तक कंपटीशन जीतने की इसके अंदर विलिंग रहती है। 5 साल के बाद उसकी विलिंग कम होना शुरू हो जाती है, फिर वो दिल नहीं करता उसका भागने का, क्योंकि एक ही काम वो बार बार कर रहा है, एक ही काम बार बार कर रहा है, एक ही काम बार बार कर रहा है। 5 साल तक वो आपको हर मुकाबला जीतने की कोशिश करके देगा। आफ्टर 5 ईयर उसकी विलिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारे पास देखिए कोई भी जॉब लोग एंजॉय करते हैं, टीचिंग जॉब है लोग एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे लोग देखें कि पूरी जिंदगी टीचिंग में लगा दी। डॉक्टर्स, अदीब रिजवी हैं, 80 साल उम्र हो गई, अभी तक रिटायर नहीं हुए, अभी भी जाते हैं क्लिनिक पे। किसी ने कहा कि सर कब रिटायर होंगे, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा रिटायरमेंट आफ्टर डेथ, रिटायरमेंट आफ्टर डेथ। जिस दिन मेरी इंतकाल होगा उस दिन रिटायर होगा। सो एक जॉब ऐसी है हमारे पास जिसमें क्या, तो हर जॉब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पॉइलेट है आप उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। लेकिन एक जॉब दुनिया के अंदर ऐसी है जिसमें एंजॉयमेंट बहुत कम है, और वो है कॉल सेंटर जॉब। कौन सी जॉब? कॉल सेंटर जॉब। कॉल सेंटर ये होता है, कभी आप कॉल करते हैं ना पीटीसीएल वालों को कि सर हमारे फोन में खराबी आ गई है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा, जो उस पर बैठे होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने आपको, कभी आप कॉल करते हैं ना कस्टमर केयर सर्विस सेंटर को, ये फला प्रॉब्लम हो गई है, फला पैकेज नहीं हुआ, उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो बंदा बैठा होता है ना, वो रोज एक ही काम कर रहा होता है, हर घंटे में एक ही काम कर रहा होता है।
तो 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, इसको कहते हैं मोनोटोनस जॉब, बार बार एक ही काम, ना कोई एंजॉयमेंट है, ना कोई तफरी, ना कुछ है। इसको कहा जाता है मोस्ट डेंजरस जॉब, जब आप एक ही काम बार बार कर रहे हो। तो इस पर इंशाल्लाह फर्दर बाद में बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा था हम एजुकेशन दे दें वर्कर्स को, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे दें। एजुकेशन में मतलब ये कि उसको कोई नॉलेज प्रोवाइड कर दें, लाइक हमारे पास मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस होती हैं, आप वो करवा दें। ट्रेनिंग के अंदर आप उसको उसके अंदर कोई स्किल्स डेवलप कर दें, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेज रेट, मिनिमम वेज बढ़ा दिया, टेक्नोलॉजी मशीनरी लेकर आ गए। जैसे कंस्ट्रक्शन में आजकल बहुत सारी मशीनरी आ चुकी है कंस्ट्रक्शन के अंदर, जिससे काम बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। यानी अगर एक वर्कर आम दिनों में लाइक आपने सुना होगा चाइना के अंदर 6 दिन के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, 6 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। रीजन क्या है? उन लोगों ने वहां टेक्नोलॉजी यूज की, लेबर अच्छी यूज की, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव कर दें, लाइक लेबर जहाँ काम कर रहा है वहाँ के हालात अच्छे हों, वहाँ जो है चीजें वगैरह अवेलेबल हों, वहाँ जो है टाइमिंग, आने जाने की टाइमिंग अच्छी हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, ठीक है, टेम्परेचर अच्छा हो। कई जॉब ऐसी होती है कि जिसमें टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है। लाइक पायलट के बारे में मैंने सुना है कि वो दो साल तक जॉब करता है, 2 साल तक। उसके 2 साल के बाद क्या होता है, उसके फिर दिमाग पर असर पड़ता है, क्योंकि वो कॉकपिट में रहता है, वहां ऑक्सीजन की लिमिट होती है। इसी तरीके से फैक्ट्रीज के अंदर बंदों को अस्थमा हो जाता है, मतलब वो जगह बंद होती है। जैसे रुई का जो काम होता है, टेक्सटाइल का जो काम होता है, वहां हेल्थ कंडीशंस के बड़े मसले होते हैं। तो वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव कर देना, लेंथ ऑफ वर्किंग आवर्स। पाकिस्तान में जो वर्किंग आवर है वो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक है, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक है। तो अमूमन जो हमारे पास लेबर आता है 9 बजे आता है, 5 बजे चला जाता है, 8 घंटे काम करते हैं। आप इसको बढ़ा दें, आप इसको बढ़ा दें, बजाय 5 बजे जाने की आप इसको 8 बजे तक कर दें, 9 बजे तक कर दें इसको, ठीक है बेटा। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है? अब जल्दी से आगे चलते हैं। यस सर, जल्दी से आगे चलते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल मैंने बताया था मशीनरी। तो कैपिटल में हमें क्या पढ़ना है कि मशीनरी की क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ा दें, क्वांटिटी एंड क्वालिटी आप बढ़ा दें, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्टॉक। क्या कहते हैं? हमारे पाकिस्तान में टोटल मशीनरीज कितनी अवेलेबल है, टोटल फैक्ट्रीज कितनी अवेलेबल है, टोटल डैम्स कितने हमारे पास, टोटल बिल्डिंग्स कितनी है, उन सब का टोटल कहलाता है कैपिटल स्टॉक। तो सीन ये होता है, ये वक्त के साथ साथ क्या होता है, डेप्रिसिएट होता है। डेप्रिसिएट का मतलब आपने एक मशीनरी ली, वो आपको 1 लाख रुपए की आपने मशीनरी ली, तो आप ये सोचते हैं कि वो 1 लाख का बेनिफिट देगी। कितना देगी? 1 लाख का बेनिफिट देगी। आपने पूरा 1 साल इस्तेमाल कर लिया, अब 1 साल में आपने 20,000 रुपए का फायदा उससे उठा लिया, 20,000 रुपए का फायदा उससे उठा लिया। तो इसका मतलब अब वो कितना बेनिफिट देगी आपको? 80,000 का बेनिफिट देगी, ठीक है। 20,000 का फायदा आपने उठा लिया, 1 साल चला लिया। तो वक्त के साथ साथ चीजों की वैल्यू गिरती है, वक्त के साथ साथ चीजों की इकोनॉमिक बेनिफिट आप कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपने कैपिटल को बढ़ाना है तो आपने क्या करना होगा? नई रिसोर्सेस को लाना होगा, न्यू रिसोर्सेस को लाना होगा, रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जो पुरानी मशीनरी है उसको हटा के उसकी जगह पे क्या करनी पड़ेगी? न्यू मशीनरी लानी पड़ेगी, ठीक है ना। ओल्ड टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो उसकी जगह पे क्या करें? न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, ठीक है। हमारे पास वर्ल्ड ओवर काफी सारी मतलब टेक्नोलॉजी में फर्क आ गया, आपके पास अच्छी अच्छी मशीनरी आ रही है, अपडेटेड मशीनरी आ रही है। तो पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करके आप न्यू मशीनरी लेकर आए, ठीक है ना। बिल्डिंग ज्यादा बनाए, बिल्डिंग्स ज्यादा एक्सपेंशन करें। क्या करें? एक्सपेंशन करें। लोग कहते हैं कि वर्कर बढ़ाने से मसला नहीं होगा, आपको साथ में एक्सपेंशन भी करनी पड़ेगी। नई नई फैक्ट्रीज बनाएंगे, नई नई बिल्डिंग्स बनाएंगे, तो जाहिर है फिर उसके लिए वर्कर भी चाहिए होगा। तो ये आपको ओवरऑल बेनिफिट देगा। डैम ज्यादा बनाए, हम अगर पाकिस्तान में डैम ज्यादा बनाएंगे तो क्या होगा? हमारी पानी की कैपेसिटी बढ़ेगी, बिजली अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? सुजय, यास्मीन? यस सर। हाँ, बताएं इसके बारे में, कैपिटल कैसे बढ़ा सकते हैं? कैपिटल का एक तरीका हमारे पास है, हम टेक्नोलॉजी लेकर आए, ठीक है ना। और वो टेक्नोलॉजी कौन सी हो? न्यू वाली लेकर आए, हम न्यू बिल्डिंग्स बनाए। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। स्पेशली आप क्या करें? बाहर मुल्क का पैसा यहाँ लेकर आए, उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
कि बाहर मुल्क के लोगों को बोले कि भाई आओ पाकिस्तान में पैसा लगाओ, जो इमरान खान कर रहे हैं अभी। लाइक आपने सुना होगा पेपेल जो है पाकिस्तान आ रहा है, इस तरीके से मर्सिडीज बेंज है वो पाकिस्तान आ रहा है, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कराएं। इंडिया में यही हुआ है, इंडिया में लोगों ने जो है वॉलमार्ट है वो लेकर आए अपने पास, बहुत सारी चीजों को वो इंडिया में लेकर आए मतलब। सो आप बड़े बड़े बिजनेस को पाकिस्तान बुलाएं, जब वो आएंगे तो सड़कें भी बनेंगी, वो आएंगे तो बिल्डिंग्स भी बनेंगी, फैक्ट्रीज भी बनेंगी, हैवी मशीनरी भी आपके पास आएगी। एंड सबसे आखिर में हमारे पास है एंटरप्राइज, सबसे आखिर में हमारे पास है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज कैसे आगे बढ़ सकता है? एंटरप्राइज के लिए क्या नाम है, गवर्नमेंट को फेवरेबल पॉलिसीज बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए कि ये लोग आगे आए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे, ठीक है ना, गवर्नमेंट ग्रांट दे, गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउ करे, इसमें पैसा लगाए, उनको लोगों से शेयर करे। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लैंड पे भी फर्क पड़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लैंड पे भी फर्क पड़ता है। जब आप रिसर्च करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, आप नए नए, जैसे हमारे पास फर्टिलाइजर की बात हुई थी, अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर लेकर आना, और पौधों में हमारे पास क्या नाम है वो होती है, क्या कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो जो आप रिसर्च करेंगे तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके सामने आएगी, उससे कैपिटल भी बढ़ेगा, लैंड भी उससे बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी। गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी क्या है, लाइक इंडिया के अंदर अगर जो छोटी कंपनीज होती है ना, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर फॉरेन लोग आके क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं वगैरह। जैसे फेसबुक है, फेसबुक ने अभी जियो में पैसा लगाया। इसी तरीके से इंडिया का एक बिजनेस है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट तो वो 14 बिलियन में, इतने में वो सेल आउट हुआ, उसको बाहर मुल्क की कंपनी ने खरीदा। इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करता है, वो आराम से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो अगर आपने नाम सुना हो करीम का, उबर का, सेम इसी तरीके से वहां पर एक बिजनेस है ओला के नाम से, वहां इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे, बकाया बड़े लेवल पे। इंडिया में पॉलिसीज ऐसी है कि ये लोग बिजनेस के लिए इंकरेज होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सुजल? स्टॉक एक्सचेंज में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? सर ताकि डिविड हाई रिटर्न मिले, ताकि डिविडेंड मिले हमें, और फ्यूचर में शेयर की प्राइसेस बढ़े तो वो हम कमा सकें। कैपिटल गेन। हमारे पाकिस्तान में 20 करोड़ अवाम, हमारे पाकिस्तान में 20 करोड़ अवाम, 20 करोड़ अवाम में से सिर्फ 3 लाख लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, सिर्फ 3 लाख लोग लगाते हैं। जबकि यूएसए के अंदर 80% लोग पैसा लगाते हैं, 80% लोग लगाते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है ना, रिस्क टेकिंग, यानी एक शेयर में लगाने के लिए लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। उसकी मेन चीज क्या है? अवेयरनेस नहीं है। उसकी मेन चीज क्या है कि हाँ, हमारे पास एक लिटरेसी नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, लोगों को पता नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर हम रियल एस्टेट में लगाएंगे तो क्या मिलेगा। ज्यादातर रियल एस्टेट में लग रहा होता है, प्लॉट वगैरह में, इनमें लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो ये सब कैसे बेहतर हो सकता है? इसके लिए क्या नाम है, आपने क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, उसके अलावा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ताकि लोग आगे आए, लोगों को यानी किसी के साथ बात करनी हो, कोई डेवलपमेंट करनी हो, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना होता है। जब बिजनेस करते हैं बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट स्किल्स लोगों के अंदर इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को बिजनेस चलाना आए। हमारे पास बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे सुजल है, आइडिया होगा उसके पास, सुजल के पास बहुत अच्छे आइडिया होंगे, लेकिन सुजल बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा होगा? वो बोलता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाऊंगा, या मुझे लॉस हो जाएगा। तो इस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? जब गवर्नमेंट इसकी आके हेल्प करे, गवर्नमेंट आके बोले कि आप बिजनेस करो, जो लॉस होगा वो हमारा होगा, जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। फिर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है तो हम आपकी हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक है समेडा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, समेडा, वो बकायदा इसकी हेल्प कर रहा होता है कि जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, बिजनेस प्लान भी अवेलेबल है, फिर आपको किस किस से बात करनी होगी, कौन कौन से लीगल इश्यूज है वो सारे उसमें बताएं, उनको कैसे ओवरकम करना उसको बताएं। अब मसला ये कि यहाँ चीजें बन जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, मसला ये आ रहा है हमारे पास। जबकि फॉरेन कंट्री में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। फिर लोगों को बिजनेस चलाना होता है तो उसको कैसे मैनेज करना होगा, वर्कर को कैसे अरेंज करना होगा, उनको कैसे डील करना होगा,
तो ये स्किल सिखाई जाती है। तो मेमोरो के अंदर आपने देखा होगा ये चीज बहुत ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चों को अपने साथ शॉप पे ले जाते हैं, उनको शुरू से ही सिखा देते हैं, अपने साथ दुकान पे ले जा रहे होते हैं रोज, तो वो शुरू से ही सीख जाता है कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, चीजों को कैसे लेके चलना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। ठीक है बेटा, सो ये पूरा गो थ्रू कर लीजिएगा, बुक पढ़ लीजिएगा। पेपर में जो सवाल आता है वो एक सवाल ऐसे आता है, हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यूज 4 बजे की क्लास में। तो हमारे पास होता क्या है, एक तो सवाल ऐसा आता है, आपको वो बोलेगा, सॉरी, एक सवाल ये आता है, वो आपको ऐसे कर्व दे देगा और आपको बोलेगा ये जो है अंदर की तरफ क्यों गया, ये इनवर्ट क्यों गया है। तो इसके रीजन होता है फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये रीजन होता है इसका। इसी तरीके से वो आपको डायग्राम दे देगा, वो बोलेगा आउटवर्ड क्यों गया है। तो आपने ये भी बहुत सारे रीजंस पढ़े हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। और एक सवाल ऐसा आता है जो बड़ा प्यारा है, मैं आपको बताता हूँ। वो आपको डायग्राम दे देगा, यहाँ लिखेगा कैपिटल गुड्स, यहाँ लिखेगा, सॉरी, यहाँ लिखेगा एग्रीकल्चरल गुड्स। ठीक है, बल्कि मैं इसको वेपन कर देता हूँ और अच्छा हो जाएगा। और आपको बोलेगा, अब इसमें आप देखें ना, हम वेपन्स में उसी जगह पर हैं, लाइक अगर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए पर ही है। लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स में हम अगर ये इसको पॉइंट बी बोलते तो अब पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। मतलब हमारी सलाहियत बढ़ गई, हमारी पोटेंशियल एबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। तो जो मेन जो शिफ्ट का असर हो रहा है वो किस पे हो रहा है आपके पास, एग्रीकल्चर गुड्स पे हो रहा है। वेपन्स पे इतना खास नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन इतना खास नहीं हो रहा। सो उसके रीजन पूछेगा, वो आपको एमसीक्यू में सवाल दे सकता है कि हमारे पास ये जो शिफ्ट है क्यों आया है। क्या वेपन में हमने वेपन ज्यादा प्रोड्यूस किए तो आया है, हमने वेपन में कुछ रिसर्च की उसकी वजह से आया, या फिर हमने अच्छी न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है एग्रीकल्चर के अंदर, अच्छी हैवी मशीनरी इस्तेमाल की है जिस वजह से आया। तो आपने देखना है शिफ्ट का जो मेन असर है वो किस पे हो रहा है, एग्रीकल्चर गुड्स पे हो रहा है। तो आपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढना होगा ऐसी कौन सी चीज है जिससे एग्रीकल्चर गुड्स की सलाहियत बढ़ी होगी। तो अगर उसने सवाल में लिखा है कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी यूज की है इस पे, एग्रीकल्चर गुड्स पे, तो वो वाला आंसर इसका होगा। हैव यू गॉट दैट? यस सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। आप सबके पास इमरान लतीफ की बुक होगी। अब मैं तो बोलूंगा आप इमरान लतीफ के एमसीक्यूज खुद ट्राई करें आज जाके। आज उसके चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यूज करें, सारे एमसीक्यूज करें आप लोग। फिर आप जब हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से एमसीक्यू आपसे नहीं होगा। इज इट पॉसिबल? ट्राई कीजिएगा, जितने भी एमसीक्यूज हैं इमरान लतीफ की बुक अगर है तो बहुत अच्छी बात।